वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम एनसीईआरटी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये जो 60 नोट के थ्रू सारे चैप्टर्स का डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होने वाला है। क्लियर? अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ में हम 60 नोट्स के थ्रू सारे चैप्टर्स को कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है पीरियोडिक टेबल, और इसमें देखो पूरा डिटेल में लाइन नहीं लिखी होगी, इसमें की पॉइंट के थ्रू ही समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, नाम था डोबेराइनर, और इन्होंने ट्रायड ला दिया था। इन्होंने क्या बताया था? व्हेन एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल्स प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे एटॉमिक मास ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो गया, इनका एवरेज मास अगर हम ले रहे हैं, एटॉमिक मास अगर लेंगे तो लिथियम का होता है 7, तो यहाँ पे देखिए जैसे लिथियम का 7 हो गया और पोटेशियम का 39 हो गया। तो अगर हम 7 + 39/2 करेंगे, एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 23, और ये 23 रिप्रेजेंट करेगा मिडिल वाले को। क्लियर? तो ये डोबेराइनर का ट्रायड ला था। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने दिया था ऑक्टेव लॉ। और ऑक्टेव लॉ में तुमको याद क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वैलिड किसके लिए था? अप टू कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर वालों के लिए ये वैलिड था। क्लियर? नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे, साइंटिस्ट का नाम था लोथल मेयर, और लोथल मेयर ने एक प्लॉट क्रिएट किया था किसके किसके बीच में? एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट के बीच में, बॉइलिंग पॉइंट और एटॉमिक वेट के बीच में, मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक वेट के बीच में। क्लियर? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने वाई एक्सिस पे क्रिएट किया था, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे मेंडलीव, पीरियोडिक लॉ। नेक्स्ट हमारे देखो मेंडलीव साहब थे, जो इन्होंने द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट। क्लियर? और इन्होंने क्या इसमें क्या बताया गया था? देखो एक चीज़ लिखी है, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। इका का टर्म हमने बताया था, इसके नीचे वाला, जैसे एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता है? गैलियम, तो गैलियम को बोला जाता है इका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे आता है जर्मेनियम, तो इका सिलिकॉन किसको बोला जाएगा? जर्मेनियम। इका मतलब याद रखना है उसके नीचे वाला जस्ट। क्लियर? और नेक्स्ट देखो, मेंडलीव के ऊपर जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने कोरिलेशन किसके बीच में दिया था? एटॉमिक वेट के बीच में। और मेंडलीव के बाद जितने साइंटिस्ट आए थे यहाँ से, उसके नीचे इन्होंने दिया था एटॉमिक नंबर के कंपैरिजन में। उसके बाद देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया था, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने प्रपोज किया था? मोज़ले ने। ठीक है? एटॉमिक नंबर के कोरिलेशन में। और एक्सरे स्पेक्ट्रा एक्सपेरिमेंट दिया था इन्होंने, और ग्राफ प्लॉट किया था इन्होंने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में स्ट्रेट लाइन। याद रखना है आपको, इनका ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में। क्लियर? और नेक्स्ट देखो पिच ब्लेंड क्या होता है? एनसीईआरटी में लिखा है पिच ब्लेंड क्या होता है? यूरेनियम के ओर को बोलते हैं पिच ब्लेंड, और ये होता क्या है? नेपट्यूनियम एंड प्लूटोनियम का कॉम्बिनेशन। क्लियर? पिच ब्लेंड क्या होता है? यूरेनियम का ओर होता है, किसका कॉम्बिनेशन? नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम, Np एंड Pu। नेक्स्ट देखो लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड था। वर्टिकल कॉलम में हम ग्रुप रखेंगे, और ग्रुप कितने हैं? टोटल 18। हॉरिजेंटल कॉलम में हम पीरियड रखेंगे, और पीरियड हैं टोटल 7। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोला जाता है? सीधे याद रखिए, सीधे सीधे पूछेगा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट किसको बोला जाता है? S ब्लॉक एंड P ब्लॉक के एलिमेंट को। क्लियर? और D ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? NS 0 to 2 और N-1 D 1 to 10। क्लियर? तो ऐसे हम लिखेंगे D ब्लॉक के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर हम Z बराबर 117 रखते हैं तो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? लास्ट वाले देखो 17 ग्रुप से। और Z बराबर 120 रखते हैं तो सेकेंड, ठीक है, सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। और Z बराबर 114 रखते हैं तो लास्ट वाला देखो 2 डिजिट 14th ग्रुप से बिलोंग करेगा, और इसमें सेकंड है तो एल्कली अर्थ मेटल से बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। F ब्लॉक के एलिमेंट को ही बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे D ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट, इसीलिए F ब्लॉक के एलिमेंट को भी बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। लैंथेनॉइड जो होते हैं 58 से 71, मतलब कि 58 से 71,
Ce से Lu तक, और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं TH से लॉरेंशियम तक, Lr तक, 90 से 103 तक। और एक्टिनॉइड जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ऑल एक्टिनॉइड्स। और यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन वाला ये फार्मूला अगर याद है तो सारे एलिमेंट्स का हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, NsN-2f N-1d Np। क्लियर? तो ये इसके लिए हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो यूरेनियम 92 के बाद जितने एलिमेंट आएंगे, मतलब कि आफ्टर यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट आएंगे उनको बोल देंगे हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान से याद करना है आपको, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम। ठीक है, और सिंथेटिक एलिमेंट बिकॉज दे आर डेराइव्ड फ्रॉम द यूरेनियम, इन्हीं को बोल दिया जाता है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स को ही बोल दिया जाता है सिंथेटिक एलिमेंट, क्योंकि ये यूरेनियम से डेराइव हो रहे हैं। क्लियर? एक एक पॉइंट याद करना है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, 78% से ज़्यादा एलिमेंट आर मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो है 78% से भी ज़्यादा जो एलिमेंट हैं वो मेटल हैं। क्लियर? मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन कुछ इसको फॉलो नहीं करने हैं, जैसे Hg जो होता है, Cs और गैलियम, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होते हैं। और याद कैसे लिखना है, हंसेगा Hg, Cs और Ga। ठीक है, ये तीन एलिमेंट जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे एक्सेप्शन शो करता है आपको वही चीज़ें याद करना है। मेटालिक कैरेक्टर देखो क्या है, फास्फोरस, सिलिकॉन, Be, Mg और Na, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, Be, बेरिलियम और सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे रेडियस की बात करते हैं तो वांडरवाल्स, मेटालिक और कोवेलेंट। वांडरवाल्स जो नोबल गैसेस में, मेटालिक मेटल में, कोवेलेंट नॉन मेटल में। तो रेडियस की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वांडरवाल्स, फिर मेटालिक एंड देन कोवेलेंट की। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, देखो इसमें जो एबनॉर्मेलिटीज़ हो कर रहे हैं वही चीज़ें याद रखना है। जो सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है वो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे सल्फ़र, Sc, सेलेनियम, Te, Po और ऑक्सीजन सबसे पीछे चला जाएगा यहाँ से, तो इसको याद कर सकते हैं सबसे टीपो, देखो सबसे टीपो। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। और इसमें देखो ClF, Br, I हो गया, तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ये वाले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, तो देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो नियॉन की हो जाएगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखो Cl की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, क्यों? ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ठीक है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिपल्सन, इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। क्लियर? अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ऑलरेडी इसको हम डिटेल में बता चुके हैं। डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बराबर -A -5/2 RT। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन है। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा है? सीजियम हो गया। अगर यहाँ पे फार्मूला लिखना है तो इसके ऊपर इसका नंबर लिख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो SiBr4 सेम ऐसे ही Al चार्ज लिखते हैं, Al+3 इसके ऊपर 2 और Al2S3, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे Al के ऊपर 3 चार्ज, S के ऊपर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al2 और S3 हो जाएगा। सेम वही हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि Bf4- पॉसिबल है और Alf6-3 पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्योंकि कोवेलेंसी के बेस पे Al+6, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया +6 कोवेलेंसी, इसीलिए 6 हम पॉसिबल करा सकते हैं Al के केस में। B के केस में 4 तक ही पॉसिबल है। नेक्स्ट Na2O विद वाटर फॉर्म से स्ट्रॉन्ग बेस, वेयरएज Cl2O7 फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, Na2O की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे NaOH और Cl2O7 की कराएंगे HClO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा।
कुछ रिएक्शंस हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, किसने कहा था? डाल्टन ने बोला था। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम केमिकल प्रॉपर्टी विद ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं आइसोटोप के केस में। और एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज मैक्सिमम एज कंपेयर्ड टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एच बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है कंपेयर्ड टू सिंगल बॉन्ड बिटवीन ड्यू टू एटम ऑफ एनी एलिमेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन रिड्यूस्ड ऑक्साइड ऑफ मेटल दैट आर लेस रिएक्टिव देन आयरन। यहाँ पे देखो एलाइल हैलाइड बना हुआ है कि अल्फा कार्बन इज sp3 कार्बन व्हिच इज राइट नेक्स्ट टू CC बॉन्ड, दिस अल्फा पोजीशन इज नोन एज एलाइल पोजीशन। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से देखिए। मेथड लिखा है, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। क्रिस्टलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन सेम सॉल्वेंट याद रखना है। एक ही सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है तो क्रिस्टलाइजेशन, जैसे एग्जांपल नेफ्थिलीन एंड बेंजोइक एसिड, शुगर विद हॉट इथेनॉल एट 348 केल्विन। तो दो ये एग्जांपल याद रखना है आपको। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड अगर डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जा रहा है बिना लिक्विड में चेंज हुए तो बोलेंगे सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। आपने कपूर को देखा होगा, कैम्फर। नेफ्थिलीन, एंथ्रासीन हो गया, आयोडीन फ्रॉम NaCl, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल इसका। अब डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो डिस्टिलेशन में वोलाटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलाटाइल, किसको अलग करेंगे? वोलाटाइल लिक्विड को नॉन वोलाटाइल से, जैसे हेक्सेन और टॉलुइन हो गया, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। जितने जितने हाईलाइट हैं उनको आप लोग जरूर याद रखिए क्योंकि वो NCERT हैं, NCERT से लिए गए हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें क्या होता है? डिफरेंट इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज नॉट मच। देखो बॉइलिंग पॉइंट में उनके डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जाएंगे, जैसे क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल। तो ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। नेक्स्ट डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर्स के थ्रू जाएंगे, जैसे ग्लिसरॉल इन सेपरेटेड फॉर्म, स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। तो ये हाईलाइटेड वाले NCERT के ही डायरेक्ट एग्जाम्पल हैं। स्टीम डिस्टिलेशन नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटी में होता है और एग्जाम्पल क्या है? एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनिलीन वाटर, ठीक है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात कर रहा है, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, और टर्पीन ऑयल। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो सेपरेटिंग फनल हो गया। बेंजोइक एसिड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स वाटर सॉल्यूशन यूजिंग बेंजीन। क्रोमैटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर थ्रू ए स्टेशनरी फेज अंडर ए इन्फ्लुएंस ऑफ मोटाइल फेज। तो ये बात कर रहा है क्रोमैटोग्राफी, मतलब कलर का सेपरेशन। दो टाइप की क्रोमैटोग्राफी होती हैं, डायरेक्ट पूछ लेता है कि किस में कौन आता है। एक होता है एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, एक होता है पार्टीशनल क्रोमैटोग्राफी। तो जैसे एग्जाम में नीट में पूछा था पार्टीशनल क्रोमैटोग्राफी का एग्जाम्पल क्या है, तो उसने दिया था पेपर क्रोमैटोग्राफी। पी से याद कर सकते हैं, पार्टीशनल का पेपर क्रोमैटोग्राफी। एडजॉर्प्शन का कॉलम क्रोमैटोग्राफी होगा और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। कॉलम क्रोमैटोग्राफी का नेफ्थिलीन एंड बेंजोइक एसिड और थिन लेयर का है निनहाइड्रिन सॉल्यूशन। और पार्टीशनल क्रोमैटोग्राफी का एग्जांपल है पेपर क्रोमैटोग्राफी। इसमें क्या आएगा? फॉर सेपरेशन ऑफ शुगर एंड एमिनो एसिड पिगमेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द लीफ। तो ये इसका एग्जांपल हो गया एप्लीकेशन। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। तो देखो लिविंग मेथड के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन कराएंगे CuO के साथ, तो CO2 बनाएगा और हाइड्रोजन वाला H2O बना लेगा। अब CO2 की रिएक्शन CaOH की होल्टोएच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराएंगे लाइम वाटर के साथ, तो बना लेगा मिल्कीनेस, मतलब कि वाइट सोल्यूशन, वाइटनेस अपीयरेंस दिखाएगा। और वाटर के साथ जब कराएंगे CuSO4 की रिएक्शन तो ब्लू अपीयरेंस दिखाएगा। तो ये प्रेजेंस ब्लू अपीयरेंस वाटर के साथ रिएक्शन में आ रहा है और CO2 के साथ मिल्कीनेस दे रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये ब्लू विट्रियोल भी है CuSO4.5H2O।
तो ये इसमें देखो ब्लू कलर वाटर की प्रेजेंस को दिखा रहा है और मिल्कीनेस CO2 की प्रेजेंस को दिखा रहा है। तो ये लीविंग मेथड हो गया। नेक्स्ट है लेसिग्ने टेस्ट। इसमें देखो फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन के लिए किया गया था। तो ये भी याद रखना है, लेसिग्ने टेस्ट किसके लिए था? फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हैलोजन के लिए। द एलिमेंट प्रेजेंस इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम द कोवेलेंट फॉर्म इनटू आयनिक फॉर्म बाई फास्टिंग द कंपाउंड विद सोडियम मेटल। इनकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनेगा। जैसे NaCN के साथ कराया तो NaCN बन गया, सोडियम की हैलोजन के साथ तो NaX बन गया, सोडियम की सल्फर के साथ तो Na2S बन गया। तो ये जो है लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट हो गए। ठीक है, अब इनके साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे नाइट्रोजन फॉर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए क्या है? सोडियम एक्सट्रैक्ट। ये जो है ये ओवरऑल सोडियम एक्सट्रैक्ट ही है। ठीक है, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद FeSO4 एंड देन एसिडिफाइड विद कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आप लोग इसको थ्योरी पढ़ लीजिए, हम नीचे बता रहे हैं। जैसे CN और प्लस Fe तो बना लेगा FeCN होल 6 4-। ठीक है, और Fe2 प्लस की रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब कराएंगे तो Fe3 फेरिक प्रेजेंट भी बताएगा। और Fe की रिएक्शन अब FeCN की होल 6 4- इसके साथ कराएंगे तो ये कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो देखो Fe4 FeCN की होल 6-3, ठीक है, .XH2O। ये पर्सियन ब्लू कलर का है लेसिग्ने टेस्ट में। ठीक है, तो पर्सियन ब्लू का ये फार्मूला आपको याद रखना है अच्छे से, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। क्या है? Fe4 FeCN की होल 6 3.XH2O, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, हाइलोजन के केस में क्या होता है? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद HNO3 एंड देन ट्रीटेड विद AgNO। पहले HNO3 के साथ फिर AgNO3 के साथ। तो व्हाइट PPT सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड शो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। जैसे क्लोरीन माइनस की AgNO3 के साथ AgCl व्हाइट PPT, और एक्वस अमोनिया के साथ तो सोल्यूबल है AgNH3 की होल ट्वाइस Cl। ठीक है, Br के केस में देखो क्या है? येलो PPT। I के केस में क्या है? फिर से येलो PPT। मतलब कि Cl के केस में येलो PPT, ब्रोमीन के केस में येलो PPT और आयोडीन के केस में भी येलो PPT दे रहा है। ठीक है, और क्लोरीन के केस में ये सोल्यूबल है। ठीक है, ब्रोमीन के केस में ये पार्सली सोल्यूबल है और आयोडीन के केस में ये इनसोल्यूबल है। तो अच्छे से देखिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सल्फर के लिए क्या होता है? सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या है? Na2S है। ठीक है, सल्फर के केस में देखो, यहाँ पे सल्फर के केस में सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या है? Na2S। तो उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। Na2S सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद एसिडिक एसिड एंड लेड एसीटेट इज एडेड टू इट। ए ब्लैक PPT। ठीक है, ब्लैक कलर का PPT का फार्मेशन होता है और वो दिखा देता है कि इसमें सल्फर प्रेजेंस है, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया है सल्फर के केस में, और CH3COO की होल ट्वाइस PB लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कराया तो ब्लैक PPT PBS का फार्मेशन कर दिया। अब Na2S की रिएक्शन सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड के साथ कराया गया। नाइट्रोप्यूसाइड का फार्मूला भी याद रखना है। तो डीप वायलेट कलर का हमको वो मिला है प्रोडक्ट। तो Na4 FeCN की होल 5 और NOS, ये डीप वायलेट कलर की प्रेजेंस सल्फर को दिखा रहा है। अब इफ़ S एंड N आर प्रेजेंट टुगेदर, अगर सल्फर और नाइट्रोजन एक साथ प्रेजेंट हैं तो देखो NaCNS हो जाएगा। ठीक है, NaCNS की रिएक्शन FeCl3 के साथ कराएंगे तो ब्लड रेड कलर की PPT हमको मिलेगी। ठीक है, ब्लड रेड कलर क्या है? FeCNS Cl2 और NaCl। तो ये ब्लड रेड कलर की PPT का फार्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ नो पर्सियन ब्लू बिकॉज नो फ्री साइनाइड आयन। तो इसमें देखो यहाँ पे NaCNS की रिएक्शन एक्सेस सोडियम के साथ कराएंगे तो NaCN का फार्मेशन हो गया और Na2S का फार्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट फास्फोरस के लिए, इन द कंपाउंड इज हीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2O2, द फास्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू द फास्फेट। यहाँ पे देखो Na2O2 और बॉयल कर दिया गया, Na3PO4 का फार्मेशन कर लिया। दिस सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विद HNO3 एंड देन ट्रीटेड विद अमोनियम मोलिब्डेट। ठीक है, पहले HNO3 के साथ ट्रीट किया गया, फिर अमोनियम मोलिब्डेट के साथ ट्रीट किया गया, तो फार्मेशन हो गया येलो PPT का। ठीक है, येलो PPT है क्या? अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट।
तो अच्छे से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें देखो फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछता है। तो लीविंग मेथड के थ्रू कार्बन और हाइड्रोजन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, 12/44 इंटू मास अपान CO2 अपान मास ऑफ कंपाउंड दिया रहेगा उसमें इंटू 100 कर देंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। और लीविंग मेथड के थ्रू हाइड्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का है 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए हो गया। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये नीट में पूछा है ड्यूमा मेथड और जेल्डाल मेथड के थ्रू। ड्यूमा मेथड के थ्रू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है 28/22400 इंटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP अपान मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो वहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा, वॉल्यूम आप निकालेंगे P1V1 इंटू 273/760 इंटू T1, डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे वॉल्यूम, ठीक है। और ये इस फार्मूले के थ्रू डायरेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है जेल्डाल प्रोसेस। जेल्डाल प्रोसेस में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला होता है 1.4 इंटू NV अपान वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये जेल्डाल प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट हैलोजन के थ्रू कैरियस मेथड होता है। परसेंटेज ऑफ हैलोजन मतलब ब्रोमीन दिया है तो ब्रोमीन का मास रखेंगे 80/188 इंटू वेट ऑफ AgBr अपान वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ये हो जाएगा हैलोजन के केस में। सल्फर के केस में कैरियस मेथड क्या होता है, देखो परसेंटेज ऑफ सल्फर 32/233 इंटू मास ऑफ BaSO4 अपान मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ये हो जाएगा सल्फर के केस में, ठीक है। वहाँ पे ऑलरेडी ये सब डाटा दिया रहेगा, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए, क्लियर। फास्फोरस के केस में देखो क्या होता है, इग्निशन मेथड क्या होता है, फास्फोरस 62/222 इंटू मास ऑफ, ये कंपाउंड दिया रहेगा अपन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं फास्फोरस वाला। ऑक्सीजन के केस में आयोडीन मेथड, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 32/88 मास ऑफ CO2 इंट अपान मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 हो जाएगा। और ऐसे आप लोग इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, लीविंग मेथड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हैलोजन मेथड और सल्फर मेथड। फास्फोरस और ऑक्सीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो देखो एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल साल्ट की बात कर रहा है। तो देखो एक डबल सॉल्ट होगा, एक होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट जो होता है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिजोल्यूशन नहीं होता है, जैसे KCN MgCl2.6H2O, ठीक है। FeSO4 NH4 की होल ट्वाइस SO4.6H2O मोहर साल्ट हो गया। KAl SO4 की होल ट्वाइस .12H2O ये पोटेशियम के लिए हो गया, ठीक है। तो ये डबल साल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स साल्ट जिनका डिजोल्यूशन नहीं होता है उनका एक फार्मूला जैसे KCN FeCN की होल ट्वाइस, क्लियर। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट डेफिनीशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म, तो जैसे K4FeCN की होल 6 लिखा है तो यहाँ पे जो Fe है वो सेंट्रल एटम या आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका नेचर लुईस एसिड होता है। FeCN की होल 6 ये पूरा क्या है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है स्फीयर के अंदर जो है, ठीक है। सेंट्रल एटम लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब लीजेंड्स की बात करते हैं तो लुईस बेस होते हैं द आयन और मॉलिक्यूल बाउंडेड टू द सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम से बाउंडेड जो होते हैं उनको बोल देते हैं लीजेंड्स, ठीक है। जैसे सिंपल लीजेंड्स क्लोराइड आयन हो गया, सम मॉलिक्यूल्स वाटर अमोनिया हो गया, लार्ज मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जैसे ये लिखा है, और माइक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीन भी शो कर सकता है लीजेंड्स को, क्लियर। डेंटिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ए लिगेंड फॉर्म विद द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी ये जो इसके बाद जो है लीजेंड्स ये कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है वो उसकी डेंटिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मोनोडेंडेट हो सकते हैं, क्लोराइड क्लोराइडो बोलेंगे, ब्रोमाइड ब्रोमाइडो, OH हाइड्राइडो और CN साइनाइडो, OCN साइनेटो, ठीक है। तो ये मोनोडेंडेट हैं, एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कुछ न्यूट्रल लीजेंड्स भी होते हैं जैसे वाटर और अमोनिया हो गया, ये वाटर को बोलेंगे एक्वा और इसको एमीन बोलेंगे, ये न्यूट्रल लीजेंड होते हैं। बाइडेंडेट मतलब बाइडेंडेट या डाइडेंडेट, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है विद सेंट्रल मेटल एलिमेंट के साथ में, ठीक है। जैसे ईन हो गया है, इथाइलिन डाइएमीन की बात कर रहा है,
ऑक्सलेटो C2O4-2, ये इसकी डायग्राम भी यहाँ पे, और ग्लाइसेनेटो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना सीधे कि बाइडेंडेट में कौन आता है, ईन हो गया, ऑक्सलेट हो गया, तो ऑक्सलेट वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पॉलीडेंडेट हो सकता है NCH2CH2 NH2 की होल थ्राइस। हेक्साडेंडेट याद रखना है EDTA, इथाइल डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये इसकी स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, हेक्साडेंडेट भी याद रखना है आपको। नोट में देखो क्या लिखा है, चिलेटिंग लिगेंड आर मोर स्टेबल देन दी यूनिडेंडेट लिगेंड। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड जो होते हैं वो यूनिडेंडेट लिगेंड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे मोनोडेंडेट ये है और ये चिलेटिंग लिगेंड्स भी है। एम्बीडेंडेट क्या होता है, लिगेंड विद हैव मोर डोनर साइट, जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर साइट होती है, बट यूज़ ओनली वन डोनर साइट एट वन टाइम। मतलब कि उनके पास दो से ज़्यादा डोनर साइट होती है, लेकिन एक टाइम पे वो एक ही डोनर साइट को यूज करते हैं। जैसे CN है साइनाइडो, NC हो गया आइसोसाइनाइडो, CN NC में, और ये CN NCS NO2ONO, तो ये एम्बीडेंडेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू व्हिच ए मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। ठीक है, डायरेक्टली बॉन्डेड, तो उनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देंगे। जैसे ये सेंट्रल एटम है, इसके साथ Cl6 है तो 6 हो गया, या प्लेटिनम के साथ 6 है ना, तो 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। और निकिल के साथ यहाँ पे देखो 4 है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। आयरन के साथ देखो ये बाइडेंडेट है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। CO यहाँ पे 3 है, EN क्या है बाइडेंडेट, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर, देखो लिखा भी है, बिकॉज C2O4 इन बोथ आर डाइडेंडेट लिगेंड, तो ध्यान से करना है इसको। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखो ये काउंटर आयन हो जाएगा K4 बाहर वाला, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है हमने बताया था आयनाइज नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन, इसमें देखो क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल, और ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो सेंट्रल एटम की तो यह कॉपर की X रखेंगे, और यहाँ पे CN है -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बराबर, ये बाहर कितना -3, तो X बराबर आ जाएगा 1, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब कि एक जैसे से ही बने हैं। हेट्रोलिप्टिक में देखो दो डिफरेंट, तो होमोलिप्टिक में एक जैसे और हेट्रोलिप्टिक में अलग अलग। नेक्स्ट अगर नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो व्हेन नेम ऑफ द लीजेंड्स इंक्लूड द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देन द टर्म बिस ट्रिस टेट्राकिस आर यूज्ड। ठीक है, तो इथाइलिन डाइएमीन, तो ईन के लिए इथाइलिन डाइएमीन है, तो FeEn की बात कर रहा है तो 3 है ना यहाँ पे, तो ट्राइस इथाइलिन डाइएमीन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, कॉम्प्लेक्स कैटायन की बात कर रहा है यहाँ पे, इसकी अगर हम नेमिंग करेंगे तो देखो हेक्साएमीन। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पूरा सीक्वेंस बता रखा है कि किस मतलब कि किन रूल के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो हेक्साएमीन हो गया, कोबाल्ट 3 है वैकेंसी इसकी, और यहाँ पे देखो क्लोरीन हो जाएगा। तो ये इनका ये यहाँ पे कुछ हमने आपको नेमिंग बता रखी, इनकी आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे देखो इसका ये नेमिंग, और ये जो नेमिंग हमने की रखी है तो ये सारी NCERT से लिया है। ठीक है, एक भी यहाँ पे नेमिंग बाहर से नहीं, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। नीट 2022 में देखो यहाँ पे ये वाला डायरेक्ट पूछा था कि डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट और डाइसाइनाइडो आर्जेनेट फर्स्ट, तो ये डायरेक्ट 2022 में, तो इन्हीं में से आएगा, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी देखो इसकी नेमिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद देखो वार्नर थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 वैलेंसी होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है आयनाइजेबल होता है, और सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है नॉन आयनाइजेबल होता है। क्लियर, यहाँ पे देखो जैसे इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। ठीक है, और ये वाला देखो डायरेक्ट NCERT में लिखा है, इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे Ag+2 के साथ तो 1:3 का रेशियो मिलेगा, और इसकी रिएक्शन कराएंगे तो 1:2 का रेशियो मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन कराएंगे एक क्लोरीन अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक है Cl2 आ जाएगा, Cl बाहर चला जाएगा, Cl2 और Cl। ठीक है, तो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म की वजह से 1:1 कंपाउंड में कलर डिफरेंस हो सकता है।
ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, येलो, पर्पल, ग्रीन, वायलेट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये ऑक्टाहेड्रल है और ये टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। तो इन सब की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए थोड़ा। कैलकुलेट द सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जैसे फार्मूला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड विद द एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, ठीक है। तो जितना प्रेसिपिटेट होगा उतना Cl2 बाहर आएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो PD4 है यहाँ पे, ठीक है, Cl2, तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 4 है, यहाँ पे 6 हो जाएगी और यहाँ पे भी 6 हो जाएगी और इसके बाहर देखो 4 2 6 हो जाएगी, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगी। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वार्नर थ्योरी नॉट एक्सप्लेन, क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट प्रोसेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्मिंग coordination compound, why the bond on the coordination compound have directional property, why coordination compound have characteristic मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ें वार्नर थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी, इन दी डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये है आयन इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D। यहाँ पे देखो क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इसमें क्या है देखो, इन द डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स CONH3 की होल 6+3 दिखा है और द कोबाल्ट आयन हिज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 3D6 और इसको हम अगर ये सीक्वेंस से इसमें इलेक्ट्रॉन के फिलिंग करेंगे तो देखो ये अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि पेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पे इसमें ये 2 स्पेस बच जाएंगे तो D2 और sp3 हो जाएगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, D2sp3। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर अगर लिखा है 4 तो 4 के लिए sp3 हो सकता है, टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंट करेगा। और अगर 4 के लिए Dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। क्लियर। तो 2 सेम कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए शेप उसका चेंज हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो सकता है और शेप भी चेंज हो सकता है। 5 के लिए देखो sp3d है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और 6 के लिए देखो sp3d2 होगा और D2sp3 होगा। अगर sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल है और D2sp3 है तो भी ऑक्टाहेड्रल ही है। क्लियर। तो यहाँ पे सेम कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए शेप चेंज भी हो सकता है और सेम भी रह सकता है, हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग हो सकता है। अगर लिमिटेशन की बात करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, तो ये मैग्नेटिक डाटा को नहीं दे पाया था, नॉट गिव मैग्नेटिक डाटा, नॉट गिव कलर ऑफ द कंपाउंड, कलर को भी नहीं ये रिप्रेजेंट कर पाया था, नॉट गिव द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्टेशन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के शेप को। क्लियर। और ये 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में था। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल कौन होगा और स्क्वायर प्लेनर कौन होगा, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये इसको सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी। नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। क्लियर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करते हैं तो इसको ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो एक है T2G और एक है EG। EG मतलब ऑक्टाहेड्रल को डिस्क्राइब कर रहा है, ये टेट्राहेड्रल को डिस्क्राइब कर रहा है। EG में 2 dx² - y² dz² और T2G में dxy dyz एंड dzx है। क्लियर। इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। और अगर इसके ऊपर की बात करते हैं EG की तो 3/5 डेल्टा O, ठीक है। और नीचे की बात करते हैं तो 2/5 डेल्टा O, डेल्टा नॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो एनर्जी ऑफ EG इज हायर देन T2G। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए EG की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है T2G से, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा नॉट डिपेंड्स अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड्स एंड चार्ज ऑन द मेटल आयन। क्लियर। अब यहाँ पे एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी है, तो लिगेंड्स आर अरेंज इन द सीरीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में जो एक सीरीज तैयार होती है उसी को बोल दिया जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कॉम्प्लेक्सेस
विद डिफरेंट लिगेंड्स। तो यहाँ पे एक सीरीज लिखी है हम, ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट उसी के अकॉर्डिंग लिख रखी है जो एनसीईआरटी में दी गई है। तो IBr SCN Cl H2 F माइनस OH माइनस C2O4 माइनस 2 और H2O, ये जो हैं इतने वो वीक फील्ड लिगेंड हैं। क्लियर, वीक फील्ड लिगेंड है। और उसके बाद वाले जो हैं नाइट्रोजन NCS और EDTA -4, अमोनिया इन CN माइनस और CO, ये जो हैं बाद वाले वो हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्लियर, पहले वाले हैं वीक फील्ड लिगेंड और बाद वाले हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और याद करने का तरीका हम बता दे रहे हैं, देखो पहले हाइड्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर एंड देन कार्बन डोनर, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 3D सीरीज की अगर बात करते हैं, मेटल अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कार्बन डोनर है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। मेटल अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो नाइट्रोजन और कार्बन डोनर है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और आर लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ठीक है, और CO+3 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डोनर है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को रिप्रेजेंट करेगा। 4D और 5D सीरीज की अगर बात करते हैं, मेटल +2, मेटल +3, मेटल +4 किसी में भी हो तो आल लिगेंड जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। क्लियर, अमोनिया जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होगा, किसके साथ होगा? FeNiCO। वैसे अमोनिया जो होता है NH3, ठीक है, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होगा, मतलब कि वीक फील्ड लिगेंड कब हो जाएगा? जब अमोनिया FeNiCO के साथ होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्लोरीन जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा जब प्लेटिनम और पैलेडियम के साथ होगा। वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब कॉपर के साथ होगा। ठीक है, और C2O4 -2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कोबाल्ट के साथ होगा। D ऑर्बिटल में देखो क्या क्या होता है, DsP2 जो होता है वो DX² -Y² को रिप्रेजेंट करता है। DsP3 जो होता है DZ² को, और D2sp3 जो होता है DX² -Y² और DZ² को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे CO+3 है, 3D6 आएगा, 6 विद वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग तो होगी नहीं, तो 3D को फुल करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया और 4S 4P 4D। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो sp3d2 आउटर ऑर्बिटल, sp3d2 हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे भरेंगे इसको। तो 6 इसको फिल कर दिया तो sp3d2 हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखो CO+3 जो है 3D6 और +6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ अगर देखते हैं, जैसे ये वीक फील्ड के साथ कर लिया और इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ करते हैं तो देखो पेयरिंग करा देंगे। जैसे इसमें पेयरिंग नहीं की थी, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में गया था, अब इसमें पेयरिंग होकर के जाएगा, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो 2 इसमें खाली रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा D2sp3, तो यहाँ पे हो जाएगा D2sp3। इसमें क्या था? sp3d2। तो यह याद रखना है कि वीक फील्ड लिगेंड के साथ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। अगर वीक फील्ड लिगेंड के साथ है तो वैसे ही भरा जाएगा अपने नियम के अकॉर्डिंग, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है तो पेयरिंग करा के ही भरेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर किस वजह से होता है? तो कलर ऑफ द कंपाउंड इज ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एंड दिस इज आल्सो डी ट्रांजिशन। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर एफ ब्लॉक के एलिमेंट कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं तब मत कर देना कि डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो वहाँ पे एफ ट्रांजिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और डी ट्रांजिशन की वजह से कलर प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी दी गई है, एब्जॉर्प्शन कलर और कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, इस ट्रिक के थ्रू हम बता दे रहे हैं। जैसे ये लाइन खींचना है आपको और यहाँ पे VBGYOR, इसके अगेंस्ट में कॉम्प्लीमेंट्री कलर प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे ब्लू वाला ऑरेंज, ग्रीन वाला रेड, येलो वाला वायलेट। ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखे हैं, जैसे CuSO4 जो होता है व्हाइट या कलरलेस होता है। CuSO4.5H2O ये ब्लू विट्रियोल है, ब्लू कलर हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। ZnSO4 कलरलेस होता है बट व्हाइट अपीयरेंस होता है। तो ये NCERT में डाटा लिखा है, तो याद करना जरूरी है आपको। रूबी का फार्मूला क्या होता है? Al2O3 प्लस क्रोमियम +3। ठीक है, रेड कलर का होता है। क्रोमियम कितना होता है? 0.5 से 1%। बेरेल क्या होता है? BeAl2Si6O18, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये दोनों NCERT में लिखे हैं, तो याद होना जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे CO2 CO8 का स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पे, तो इसको देख लीजिए। 2 CO ग्रुप जो होते हैं एक्टिंग एज ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे ये देखो 2 ब्रिज की तरह कार्य कर रहे हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा, द मेटल कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन from the filled d orbital of a metal into the vacant anti-bonding pi anti-bonding orbital of carbon monoxide. The metal to ligands bonding create a synergistic effect with strength the bond between the CO and the metal. इसे synergistic bonding ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसको देख लीजिए थ्योरी। नेक्स्ट क्या है, आइसोमेरिज्म ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, यहाँ पे देखो समराइज फॉर्म में कैसे करते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो पहले लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में एम्बीडेंडेट पाए जाएंगे, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंडेट लिगेंड, मतलब कि दोनों तरह, जैसे HCN NCS NO2 ONO, तो हम बता देंगे कि लिंकेज आइसोमेरिज्म है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, बोथ कैटायन एंड एनायन मस्ट बी कॉम्प्लेक्सेस, कैटायन और एनायन प्रेजेंट होना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये देख सकते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, व्हेन द काउंटर आयन इन द कॉम्प्लेक्स असॉल्ट इटसेल्फ द पोटेंशियल लिगेंड एंड द डिस्प्लेस द लिगेंड व्हिच कैन बी बिकम काउंटर आयन, जैसे SO4 अंदर है, Br बाहर है, तो अंदर बाहर फिर से हो जाएगा, Br इनसाइड हो जाएगा और SO4 बाहर हो जाएगा, तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। सॉल्वेशन में वाटर होना चाहिए, देखो प्रोवाइडेड बाय द एक्वा कॉम्प्लेक्स, ये देखो वाटर प्रेजेंट है ना, तो ये एक्वा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म को शो करेगा। अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखो क्या होता है, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लिगेंड्स शुड नॉट बी सेम, लिगेंड्स जो है वो सेम नहीं होने चाहिए, जैसे MX2L2 टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, MX2L4 टाइप जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। MA3B3 टाइप के शो करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखो MAA2Y2 हो जाएगा, MAA3 हो जाएगा, MAA2X2, तो इस टाइप के ये एग्जाम्पल लिखे हैं इसके, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। डिटेल वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से समझाया है। नेक्स्ट देखो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म MX2L2 टाइप का है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बताया हमने, तो यहाँ पे MX2 हो जाएगा सिमिलर Y2, तो ये सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे ट्रांस देखो अपोजिट साइड में, तो ये ट्रांस हो जाएगा। MX2L4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो देखो सेम साइड में है ना, तो सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट साइड में है तो ट्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे MX2L2 टाइप का, मतलब कि MX2In2 टाइप का बता रहा है यहाँ पे ना, तो ये देखो कैसे है, यहाँ पे दो क्लोरीन सिमिलर है पास में और यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये पास है तो सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूर है तो ट्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखो क्लोरीन। नेक्स्ट कहाँ है, MA3B3 टाइप का, तो MA3B3 टाइप का देखो सेंटर एटम MA3 सिमिलर B3, तो ये सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, फेसियल वाला, ठीक है। और मेरेडियन वाला देखो क्या है, पास हैं तो सिस या फेसियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूर है देखो अलग अलग आ रहा, तो ये मेरेडियन या ट्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर आर मिरर इमेज होने चाहिए और सुपर इम्पोज्ड नहीं होने चाहिए, मतलब कि सुपर इम्पोज का जैसे ए लिखा है यहाँ पे और फिर यहाँ पे अगर हम B लिखते हैं और ये इसका मिरर इमेज होगा और यही उठा के इसी के पर रखेंगे तो एक दूसरे को कवर अप नहीं करेंगे, तो इसी को बोल देते हैं सुपर इम्पोज। तो नॉन सुपर इम्पोज होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि कैन नॉट सुपर इम्पोज या तो नॉन सुपर इम्पोज, एक ही बात है। इनएंसियोमर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये लिवो रोटेटरी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म D and L ऑफ द COEN की थ्राइस +3, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमर D and L ऑफ सिस PTCl2 EN twice +2। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सिस आइसोमर सो ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग अपने आप से करिए। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है हार्डनेस ऑफ द वाटर एलिमिनेटेड बाय द सिंपल टाइट्रेशन विद EDTA, सोडियम इथाइल डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो EDTA जो होता है वो वाटर की हार्डनेस को भी रिमूव कर देता है। कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद EDTA, ठीक है, ये पॉइंट याद करिए। गोल्ड जो होता है AU कंबाइंड विद साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन एंटिटी
AuCN की होल ट्वाइस माइनस, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल्ड जो होता है साइनाइड के साथ वाटर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, तो AuCN की ट्वाइस माइनस। तो गोल्ड इज सेपरेटेड इन द मेटेलिक फॉर्म फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ द जिंक। जिंक को ऐड कर दिया जाएगा, गोल्ड अलग हो जाएगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना, इसमें जिंक को ऐड कर देंगे तो गोल्ड अलग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे Mg इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। मैग्नीशियम तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता ही है। हीमोग्लोबिन में जो होता है वो आयरन होता है, ठीक है, याद होगा आपको। विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबालामिन, इसका वो नेम है। एंटी परनीसियस एनीमिया फैक्टर होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो होता है कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, विटामिन B12। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं तो विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट देखो क्या होता है, PH3P की होल थ्राइस RHCl, ठीक है। रोडियम कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं विल्किंसन कैटालिस्ट। EDTA इज यूज्ड इन दी लेड पॉइजनिंग। EDTA जो होता है हार्डनेस भी दूर कर रहा था और लेड पॉइजनिंग में भी इसका यूज होता है। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, सिस्प्लेटिन होता है। एंटी कैंसरस ड्रग हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि सिस्प्लेटिन के थ्रू रिमूव होता है। एंटी कैंसरस ड्रग सिस्प्लेटिन को ही बोल दिया जाता है, इसीलिए लिखा है इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर, सिस्प्लेटिन। ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख सकते हैं, वेवलेंथ का ऑर्डर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, कंपाउंड हैविंग द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप लोग। ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ये सीक्वेंस है CN माइनस का ज़्यादा, C6H5 माइनस Br माइनस अमोनिया, ठीक है। दिस इफेक्ट ऑफ द लिगेंड्स ऑन द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑन द लिगेंड दैट आर ट्रांस टू इट, ठीक है। तो ये ट्रांस इफेक्ट का सीक्वेंस आप लोग देख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो केस 1 देखो क्या कह रहा है, फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। केस 2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देखो Ma4 Ma3b और Ma2b2 MABCD इस टाइप के बन सकते हैं। तो इसमें देखो कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो जाएगा क्योंकि सेम एक साइड है। यहाँ पे देखो Ma3b, इसके भी कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल है। Ma2b2 देखो इसमें अलग अलग सेपरेशन कर सकते हैं, AA BB AB AB, तो इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, 2 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे इसमें। MABCD इसमें देखो 3 होंगे, कितने पेयर तुम बना सकते हो वही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर देगा। तो इसमें नहीं होंगे, इसमें नहीं, लास्ट वाले दोनों में होंगे, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं, ठीक है। इसमें देखो सुपर इम्पोज्ड हो जा रहा है तो कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। MABCD टाइप के, तो इसमें नॉन सुपर इम्पोज्ड मतलब कि एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें पाए जाएंगे। इसमें देखो Ma4 में कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा क्योंकि ये नॉन जियोमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा है Ma6 Ma5b और Ma4b2, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ एनी पेयर इज सेम लिगेंड AA ऑन एनी 2 पेयर आर सेम तो देन दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर पेयर सेम हो जा रहे हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो सेम हो जा रहे हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम हो जा रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो सेम नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 सेम है एक डिफरेंट है, यहाँ पे 2 सेम है एक डिफरेंट है, तो नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म तो नहीं होगा लेकिन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा क्योंकि ये सेम हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ये वाली लाइन अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो प्लेटिनम और Au जो होता है 3HCl और HNO3 के साथ रिएक्शन करके मेटल गेट डिजॉल्व, मेटल में डिजॉल्व हो जाते हैं। कैसे, 2H और PtCl6- 2 बनाएगा और H प्लस AuCl4- बना लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कितने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि देखो AB बन रहा है और AA, यहाँ पे देखो दोनों सेम हो गए AB तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगर जब पेयर तुम बनाओगे तो यहाँ पे AB, तो इसमें तो कोई सेम तो है नहीं, यहाँ पे देखो AB और AB सिमिलर हो जाएंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं D एंड F ब्लॉक एलिमेंट की। तो देखो D ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं 3 से लेकर के 12th ग्रुप तक होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल सकते हैं और एक्सेप्ट ZnCdHg। ZnCdHg इसका एक्सेप्शन है, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है। F ब्लॉक जैसे लिखा है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होंगे।
इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जैसे डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, वैसे ही एफ ब्लॉक को बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 3D सीरीज होगी, देखो यहाँ पे जैसे हमने पीरियोडिक टेबल का एक ऐसे ही रफली डायग्राम बनाया, 3D 4D एंड 5D सीरीज। 3D में स्कैंडियम से जिंक तक, 4D में Y से लेकर के CD तक और 5D में La से लेकर के Hg तक। तो 3D सीरीज जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होगी, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा। 4D सीरीज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होगी Y से लेकर के CD तक, और 5D सीरीज जो होगी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा La से लेकर के Hg तक। तो ये आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट 3 से लेकर के 12th ग्रुप तक होंगे। इनकम्प्लीट फील्ड डी सबसेल पाया जाएगा ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। कॉमन एक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट Zn Cd Hg, और ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा है n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2, ठीक है। तो देयर आर सेवरल एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ द एनर्जी gap between the n-1d and ns orbital are very little, और half and completely filled orbital are relatively more stable होते हैं, ठीक है। हाफ फील्ड होगा या फुल फील्ड होगा तो वो मोर स्टेबल होंगे, क्लियर। क्रोमियम और कापर जो होता है, जैसे क्रोमियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 3d5 4s1 होगा, और इसको हम फुल फॉर्म में कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये वाला इसका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है 4s2 3d4, लेकिन ये 3d5 में स्टेबल हो जाएगा हाफ फील्ड में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन 4 से चला जाएगा 5 में, तो यहाँ पे डी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन बना लेगा, ठीक है, हाफ फील्ड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे अगर कॉपर की बात करते हैं 4s2 3d9 होता है, लेकिन डी वाला d10 में स्टेबल होता है, तो एक यस से इसको दे देगा, ठीक है। तो 3d10 हो जाएगा 4s1, तो ये यहाँ पे स्टेबिलिटी शो करने लगेंगे। Zn Cd Hg एंड Cn जो होता है n-1 d10 और ns2 को शो करते हैं, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल शो होता है, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं होते। कौन कौन से? Zn Cd Hg एंड Cn। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, से सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, डक्टाइल मेलेबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। डी ब्लॉक के एलिमेंट में मेटालिक लस्टर शो करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। n-1d ns very low energy gap, so electron of ns as well as n-1d orbital participate in metallic bonding, क्योंकि उसके बीच में गैप बहुत कम होता है, एनर्जी गैप कम होता है। तो मेटालिक बॉन्डिंग जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतनी ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग शो करेगा। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आप लोग देख सकते हैं 5d का, फिर 4d एंड 3d। 5d का सबसे ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा टंगस्टन का होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का एक और ये ऑर्डर लिखा है 3d सीरीज में कॉपर Au एंड Ag। ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ही हैं, इसको याद कर लीजिए। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर in determining the standard electrode potential of the metal. Metal is the very high enthalpy of atomization, very low boiling point. metal के पास high enthalpy of atomization होता है और very low boiling point होता है। enthalpy of atomization डेल्टा Hg की बात कर रहा है, तो 4d 5d की सबसे ज़्यादा 4d एंड 3d, Zn सबसे ज़्यादा Cd एंड Hg, और इसमें देखें कॉपर की सबसे ज़्यादा Ag एंड Au की हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एटॉमिक साइज की। तो एटॉमिक साइज आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रिपल्सन घटेगा। यहाँ पे जेड इफेक्टिव रिपल्सन बराबर हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम होगा, रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस जरूर याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड एंड थर्ड डी सीरीज 3D सीरीज एग्जिबिट सिमिलर रेडियस ड्यू टू दी रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं सेम रेडियस शो करते हैं, जैसे Zn एंड HF और Nb एंड TA। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, अच्छे से देख लीजिए। दे डिक्रीज इन दी मेटालिक रेडियस कपल्ड विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक मास रिजल्ट इन द जनरल इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट। तो डेंसिटी का सीक्वेंस लिखा है ये यहाँ पे, तो ये दोनों सीक्वेंस आप लोग अच्छे से देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? ओनली कॉपर हैज प्लस, हाँ ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है। देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है कॉपर का ही केवल पॉजिटिव होता है, तो कॉपर +2 आयन हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट रेड्यूस टू कॉपर। तो यहाँ पे ट्रिक याद करिए, Cu+, Zn+, Sc+ और Ti+4 V+4, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉपर के लिए है, और यहाँ पे इस SRP की वैल्यू लिखी गई है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कोबाल्ट की सबसे ज़्यादा Mn+3 और फिर Fe+3, तो इनको याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखो
आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए ये ऑर्डर है। देखो ये ऑर्डर और पूरी सीक्वेंस से हमने एक पार्टिकुलर वीडियो जो डी और ए ब्लॉक का पढ़ाया उसमें बिल्कुल अच्छे से बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल इसको ऐसे ही बता सकते हैं कि क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। अगर डिटेल में देखना है तो आपको एक पार्टिकुलर वीडियो जो है डी एंड ए ब्लॉक का, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं जाके। नेक्स्ट देखो, एक्सचेंज एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द एनर्जी स्टेट। एक्सचेंज एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ पैरेलल स्पिन इन दी डिजेनरेटेड ऑर्बिटल के। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो देखो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक लिखा है यहाँ पे, तो स्कैंडियम +3 शो कर रहा है और सबसे ज़्यादा वेरिएशन किस में हो रहा है, मैग्नीज में, Mn में, ठीक है। और सबसे कम कौन शो कर रहा है, देखो कॉपर शो कर रहा है +1, ठीक है, और जिंक +2। लेकिन जिंक जो है वो वेरिएबिलिटी नहीं शो कर रहा और ये ट्रांजिशन सीरीज में आ भी नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैंडियम एंड जिंक नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज। 3D सीरीज लिखा है तो जिंक और स्कैंडियम दोनों लिखेंगे। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहा है कि कौन सा वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो कर रहा है तो स्कैंडियम लिखेंगे, क्योंकि जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट नहीं है। क्लियर। तो ध्यान से देखना कि क्या पूछ रहा है। स्टेबिलिटी की ऑर्डर पूछते हैं तो W+6, MO+6 और क्रोमियम +6 है जो NCERT में लिखा, डिक्टो वही यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है। द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, SRP की वैल्यू अकाउंट्स फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम Mn इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द सिंपल हैलाइड बट MnO3F इज नोन, ठीक है। तो ये याद रखिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। MnO3F बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज ए ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट, कोई मेटल के पास ट्राई हैलाइड नहीं होता है एक्सेप्ट Mn, जैसे Fe(X3) और COF3। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन इज स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू, क्यों, हाई लैटिस एनर्जी होता है, COF3 का फॉर्मेशन करेगा, हाई बॉन्ड एंथैल्पी VF5 एंड CRF6 हो जाएगा। फ्लोराइड्स आर स्टेबल इन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे CRF6 और CRF5, CRX4, CRX3, CRX2 हो जाएगा। Mn F6 में पॉसिबल है और VF5 में पॉसिबल है। ऑल Cu2+ हाइलाइड आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड, तो ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। देखो रिएक्शन लिखिए, Cu2+ प्लस आयोडीन और Cu2I2+ I2 हो जाएगा। Cu+ कंपाउंड आर अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन एंड अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनल सेम ही एलिमेंट जो होता है ऑक्सीडाइज भी होगा और सेम ही रेड्यूस भी होगा, उसी को बोल देते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन भी लिखी, देख सकते हैं, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है इसकी वजह से। स्टेबलाइजिंग पावर जो होता है ऑक्सीजन की ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये NCERT में डायरेक्ट लिखा है, तो याद रखिए कि ऑक्सीजन का स्टेबलाइजिंग पावर ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। MnO4- और MnF7, तो MnO4- पॉसिबल है, MnF7 नहीं पॉसिबल है क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, स्टेबलाइजेशन पावर ज़्यादा होती है O की, ठीक है। बोथ आर सॉल्विंग +7 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर Mn बट MnF7 नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। हाइएस्ट Mn फ्लोराइड इन MnF4 और हाईएस्ट Mn ऑक्सीडाइज Mn2O7 हो जाएगा। Mn2O7 की यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी है और MnO-Mn ब्रिज बॉन्ड है यहाँ पे। मिक्स्ड ऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो देखो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, और कॉपर एग्जिस्ट इन CuO एंड Cu2O बट Zn जो होता है केवल और केवल ZnO में एग्जिस्ट करता है। मेटल ऑफ फर्स्ट सीरीज आर मोर रिएक्टिव एंड ऑक्सीडाइज बाई 1 मोलर H+ एक्सेप्ट कॉपर। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन कौन से, डाइल्यूट H2SO4, HCl एंड H3PO4 हो जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एब्सेंट है तो डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, और फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं तो फेरोमैग्नेटिज्म इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म की ही एक्सट्रीम फॉर्म जो होती है वो फेरोमैग्नेटिज्म होती है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड व्हिच आर अट्रैक्ट वेरी स्ट्रांगली, तो इनको बोल देते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू बराबर √n(n+2), n जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते हैं जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसके कुछ समथिंग लिख सकते हैं, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5.5 लिख सकते हैं, 5.6 लिख सकते हैं, ऐसे आ जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ
कलर आयन, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल, जब इलेक्ट्रॉन लो से हाई एनर्जी लेवल में जंप करता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है तो कलर इमिट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है जैसे D10 और D0 में, तो कलर लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फुल फील्ड होगा और या तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो कलर लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन, हाई आयनिक चार्ज और एविबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होगा? जब स्मॉल साइज होगा, हाई आयनाइजिंग चार्ज होगा और एविबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? कलर ऑफ द आयन इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफर, बट इफ द एलिमेंट इन हायर ऑक्सीडेशन देन चार्ज लिखेंगे, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेज में है तो डी ट्रांजिशन इसका रीजन होगा कलर का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? वेनेडियम ऑक्साइड जो होता है कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में H2SO4 के फॉर्मेशन में यूज होता है। Fe जो होता है हैबर प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, और निकिल जो होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में, ठीक है। तो ये हो जाएगी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, कैटालिस्ट at a solid surface involve the formation of bond between reactant molecule and atom on the surface of the catalyst. And this is effect of increasing the concentration of the reactant at the catalytic surface as weakening of the bond in the reactant molecule, lowering the activation energy. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पॉइंट पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो व्हेन स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटल, जैसे इस टाइप से, नाइदर आयनिक नॉर कोवैलेंट होंगे और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होंगे। तो आपको याद क्या करना है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वेरी हार्ड होते हैं, डायमंड की तरह कंडक्टर होते हैं, और ये पॉइंट जरूर याद रखिए कि केमिकली इनर्ट होते हैं। वहाँ पे केमिकली रिएक्टिव लिख देगा, वो गलत हो जाएगा, केमिकली इनर्ट होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात कर रहा है। एलॉय फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो एलॉय होमोजीनस सॉलिड सॉल्यूशन इन व्हिच द एटम्स ऑफ द वन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एटम ऑफ द अदर। तो जैसे ब्रॉस है तो कॉपर प्लस Zn को ब्रॉस बोलेंगे, ब्रॉन्ज बोलेंगे कॉपर प्लस Sn को। जाकुनी ZnCuNi जो होता है जर्मन सिल्वर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिखी हैं, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ऑक्साइड एंड ऑक्सामाइनो ऑफ द मेटल्स, यहाँ पे देखो ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमो ऑक्साइड व्हिच आर आयनिक, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, उनको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे Mn2O7 जो है कोवेलेंट ग्रीन ऑयल होता है। मेटल्स ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 लिखा है, और उसके बारे में देखो क्रोमैट आयन होता है CrO4-2, और डाइक्रोमेट जो होता है ऑरेंज कलर का होता है Cr2O7-2। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो येलो कलर से ऑरेंज एसिडिक मीडियम में होगा, और बेसिक मीडियम में जो डाइक्रोमेट होता है वो ऑरेंज से येलो कलर में आ जाएगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम में येलो ऑरेंज, और बेसिक मीडियम में ऑरेंज से येलो कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। एसिडिक K2Cr2O7 विल ऑक्सीडाइज आयोडाइड्स को आयोडीन में, सल्फाइड्स को सल्फर में, टिन सेकेंड अगर वैलेंसी है तो फोर्थ में, सेकंड है तो थर्ड में। तो ये आप लोग जो रिएक्शन NCERT की हैं तो इनकी एनालिसिस जरूर करिए एक बार। यहाँ पे इस टाइप की रिएक्शन जो होता है रेडॉक्स में पूछ ली जाती हैं कि हाइड्रोजन में कितना नंबर होगा, तो याद करिए। बैलेंसिंग में आप लोग देख लीजिए, अगर टाइम नहीं बचा तो जितना ज़्यादा नंबर वाला होगा वो हाइड्रोजन को फुलफिल कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हैं, तो इसकी रिएक्शन देखिए आप लोग। यहाँ पे ये जो रिएक्शन लिखी है इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल मैग्नेट और परमैग्नेट, मैग्नेट में -2 चार्ज हो रहा है, और यहाँ पे परमैग्नेट पे केवल और केवल माइनस। देखो मैग्नेट की अगर बात करते हैं तो MnO4-2 है, तो टेट्राहेड्रल है, एक लोन पेयर है, परमैग्नेट है ग्रीन कलर का, डी ट्रांजिशन शो करेगा यहाँ पे। और अगर परमैग्नेट की बात करते हैं तो MnO4- है, टेट्राहेड्रल है, डायामैग्नेटिक है, लेकिन मैग्नेट कैसा था? पैरामैग्नेट, ध्यान देना। और ये परमैग्नेट जो है पर्पल कलर का, याद रखना, P से परमैग्नेट, P से पर्पल कलर, तो ये दोनों जरूर याद कर लीजिए।
सम इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन लिखी हैं KMnO4 के साथ। तो ये रिएक्शन जो है NCERT में लिखी है और ये सारी NCERT की ही रिएक्शन है, ये नीट में पूछा था, इनको देख लीजिए एक बार। पर मैग्नेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ HCl अनसेटिस्फैक्ट्री बिकॉज HCl ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो Mn+2 CO+2 ये पिंक कलर के होते हैं, लिखो मन को रखो गुलाबी। MnCO ये गुलाबी कलर के होते हैं, वो फजाएं निखर आएंगी हरी। VO Fe+2 Ni+3 ये ग्रीन कलर के होते हैं, तो इनके कलर भी याद रखिए आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखो व्हिच ट्रांजिशन मेटल आयन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दी एक्वस सोल्यूशन। तो Mn+3 एंड CO+3। अब हम बात करेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो F ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हम बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसमें लारेंशियम और एक्टिनियम जो होते हैं वो D ब्लॉक के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। और टोटल 14th एलिमेंट होते हैं 6 पीरियड में। लैंथेनॉइड्स में देखो La से स्टार्ट होती है Lu तक, तो लेकिन लारेंशियम जो होता है वो काउंट नहीं किया जाता है लैंथेनॉइड्स एलिमेंट के अंदर। तो सीजियम से लेकर के Lu तक होते हैं 58 से लेकर के 71 तक। ये F ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया N-2F1 से लेकर के 14th N-1 S2P6 D0 to 10 NS2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 57, 58, 64 और 71 एटॉमिक नंबर में 5D1 फिल होगा, अदर में D नहीं होगा। 57 से लेकर के 71 तक D नहीं होगा, लेकिन ये 57, 58, 64 और 71 जो होगा एटॉमिक नंबर उसमें 5D1 फिल होगा, ठीक है। जैसे सीजियम 58 है ये वाला, तो इसमें देखो 5D1 है, लेकिन 59 में क्या है 6S2 और 4F3, ठीक है। तो इसमें D वाला नहीं है, तो इसकी बात कर रहे हैं, क्लियर। तो इसमें D1 होगा और इसमें 57 से 71 में बाकी जो होंगे उसमें D वाला नहीं फिल किया जाएगा, तो ये चीज़ याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिक्रीज फ्रॉम La से लेकर के Lu ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज इन द साइज ऑफ Ln+3 आयन। यहाँ पर लैंथेनॉइड के साइज में एसोसिएशन नहीं है या +3 आयन के साइज से रिजेंबल है, ठीक है। तो डिक्रीज इन साइज ऑफ Ln+3 आयन इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ पे जर्कोनियम और हाफनियम इसकी रेडियस जो होती है वो सिमिलर होती है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है मोस्ट कॉमन +3 टाइप की होगी, सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट में +2 और +4 टाइप की बनेगी। और Eu+2 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और सेमेरबेरियम जो होता है हार्ड लाइक स्टील, मेल्टिंग पॉइंट 1623 केल्विन होता है। लैंथेनो कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? इज ड्यू टू नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल। यहाँ पे जो होती है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे +3 और +4 कौन कौन शो करेगा? तो यहाँ पे देखो लिखा क्या, सिप्रा टीवी ना देखो आंखें 4 हो जाएंगी। तो देखो 4 मतलब 3 और 4 को यहाँ पे रिलेट कर रहा है। सिप्रा CEPR TBND और DY ये 3 और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रही हैं। ऑल लैंथेनॉइड्स आर कलर्ड एक्सेप्ट Ce+4 कलरलेस होता है क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट नहीं है तो कलरलेस हो जाएगा। ऑल ट्राईवैलेंट लैंथेनॉइड्स आर कलर्ड एक्सेप्ट La+3 और Lu+3, ठीक है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 0 होते, कलरलेस होते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी हमने बता रखा है लेकिन फिर से समझिए। एलन जो होता है, एलन ये एसिड के साथ H2 रिप्लेस करेगा, हैलोजन के साथ LnX3 निकालेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो LnOH की होल थ्राइस और H2 बना लेगा। और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए एक बार। ये वाला जो कार्बन के साथ 2773 केल्विन पर LnC3 बनाएगा, LnC2 और Ln3C का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर। और उसके बाद देखो नाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे, Ln बनाएगा और सल्फर के साथ Ln2S3 और ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो Ln2O3। तो ये आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट देखो यूजेस क्या होते हैं। लैंथेनॉइड्स आर यूज टू द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स। मिक्स्ड मेटल क्या होता है? देखो मिक्स्ड मेटल क्या होता है, इसका फॉर्मेशन 95% लैंथेनॉइड्स और 5% जो होते हैं
सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम मिलकर करते हैं। मतलब कि लैंथेनॉइड्स और 5% सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के मिश्रण से बनता है, मिक्सिंग से मिक्स्ड मेटल का फॉर्मेशन होता है। यूज किस में होता है? Mg बेस्ड एलॉय का प्रोडक्शन में, बुलेट्स, सेल एंड लाइट फ्लिंट का फॉर्मेशन होने में इसका यूज किया जाता है मिक्स्ड मेटल का। मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड एज कैटालिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। ठीक है। एलन ऑक्साइड का यूज किस में किया जाता है? फ्लोरिनेसिंग सरफेस में, टेलीविजन के अंदर। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिए। अब एक्टिनॉइड की बात करते हैं। तो एक्टिनॉइड देखो AC से लेकर के LR तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि 90 वाला क्या होता है? 7s2 6d2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी बता रहे हैं आपको। AC, Pa, U, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम और Cm और लॉरेंसियम, इसमें 6d1 एग्जिस्ट करेगा केवल, बाकी में 6d1 नहीं पाया जाएगा। क्लियर? तो ये बात भी आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट, लैंथेनॉइड्स आर नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बट एक्टिनॉइड्स आर शोइंग बिकॉज इन केस ऑफ लैंथेनॉइड्स 4f इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। 4f जो होता है न्यूक्लियस के क्लोजर होता है, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। ठीक है। एंड एक्टिनॉइड्स 5f is relatively far, so 5f electron along with the 6d and 7s can participate in binding and the actinoids can show higher oxidation state। यहाँ पे देखो AC है और ये LR लॉरेंसियम। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन? NP एंड PU, नेप्ट्यूनियम एंड प्लूटोनियम। ठीक है, 3 से लेकर के 7 तक शो कर रहा है। और यहाँ पे देखो 3 सारे जो हैं वो 3 शो करेंगे, लेकिन TH वाला जो है 3 ऑक्सीडेशन स्टेज नहीं शो करेगा। ये भी याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट, +3 ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट कॉमन बट नॉट शो बाई TH। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक्टिनॉइड्स की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। मेटल जो होता है HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। ये इंपॉर्टेंट है। मेटल जो हैं HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके सराउंडिंग। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है लैंथेनॉइड की ज़्यादा होती है एक्टिनॉइड से। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है लैंथेनॉइड की ज़्यादा होती है एक्टिनॉइड से। सम इंपॉर्टेंट यूजेज, जैसे पिगमेंट इंडस्ट्री में TiO का यूज किया जाता है। ड्राई बैटरी सेल में MnO2 का यूज किया जाता है। कापर AgAu जो होते हैं क्वाइनेज मेटल होते हैं, सिक्के का फॉर्मेशन होता है। 11th ग्रुप एलिमेंट को ही क्वाइनेज एलिमेंट भी बोला जाता है, क्वाइनेज मेटल। ठीक है। यूके कॉपर कॉइन किसको बोले जाएंगे? यूके कॉपर कोटेड स्टील को बोला जाता है यूके कॉपर कॉइन। सिल्वर यूके कॉइन, कॉपर और निकिल के एलॉय को बोला जाता है जर्मन सिल्वर जाकुनी ZnCuNi को। ठीक है। पॉलीमराइजेशन ऑफ द एल्काइंस की किसकी? निकिल की प्रेजेंस में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा है। नेम द मेंबर ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज व्हिच इज वेल नोन एज एग्जिबिट 4+4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो +4 में देखो कौन कौन से? PR, ND, TB और DY +3 और +4 में पाए जा रहे हैं। हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट निकल यूज किया जाता है। जिगलर नट्टा कैटालिस्ट जो होता है पॉलीथीन के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है और ये क्या होता है? TiCl4 और R3Al। R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होता है। नेक्स्ट यहाँ फोटोग्राफिक रोल्स आर मेड अप ऑफ AgBr। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वेकर प्रोसेस में क्या होता है? इथाइलिन जो होता है PdCl2 की प्रेजेंस में इथेनॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। ये JEE 2024 में पूछा गया था। ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनॉइड इज एट्रीब्यूटेड टू 4F 6D और 7S लेवल हैविंग कंपैरेबल एनर्जी, लेसन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F 6D ऑर्बिटल देन दैट ऑफ 4F एंड 5D ऑर्बिटल। क्लियर? ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। जितने भी एक्टिनॉइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, बट लैंथेनॉइड ओनली PM जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। एसिडिक ऑक्साइड कौन से? ये एसिडिक ऑक्साइड लिखे हैं। और न्यूट्रल CONO N2O। ठीक है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। और यहाँ पे देखो NaH वाला जो होता है सैलाइन और आयनिक हाइड्राइड बोलते हैं S ब्लॉक के एलिमेंट को। PH3 जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है 15 से लेकर के 17। ठीक है। GeH3 जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है 14th ग्रुप का। LaH जो होता है मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेटालिक। ठीक है, ये F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। KCN जो होता है आयनिक और AgCN कोवैलेंट होता है, ये ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके हैं हम।
HF इलेक्ट्रॉन रिच, MgH2 आयनिक, GeH3 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, B2H6 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। हम पी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करेंगे तो पी ब्लॉक 13 से लेकर के 18 तक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल ट्रेंड देखेंगे, ठीक है, और यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन दी ईच ग्रुप। तो 13th ग्रुप की बात करते हैं तो बोरान, एल्यूमिनियम, BAl, Ga, आयन, Tl, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट ओनली अप्लाइड इन 6th पीरियड एलिमेंट Tl, ठीक है। मिटैलिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये है BAl, Ga, आयन, Tl, ठीक है। मोर मिटैलिक नेचर Tl होता है। The compounds formed by the highly reactive non-metals with highly reactive metals are generally ionic, large difference in the electronegativity, ज़्यादा डिफरेंस होता है इसीलिए वो आयनिक शो करते हैं। ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के एसिडिक, और न्यूट्रल CONO N2O होते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, याद करिए इनको। मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के एसिडिक, और ये कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। Using the d orbital, the third period element can explain their covalency above 4, जैसे BF4 पॉसिबल है, AlF6-3 पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, the heavier elements do for pi bonds, but this involve d orbital, d pi p pi और d pi d pi। क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्पीसीज हैवियर एलिमेंट में भी हाइयर, जितना हैवी होगा ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, हैवी वाले का। नाइट्रोजन और फास्फोरस बोथ है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट NO3-3 कोऑर्डिनेशन नंबर और PO4-3 में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बोरान फैमिली की बात करते हैं तो बोरान जो है नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, बाकी नीचे जो है एक्सक्लूसिव मेटल शो करते हैं। एल्यूमिनियम इज मेटल बट सो मैनी केमिकल सिमिलरिटी विद बोरान, बोरान के साथ केमिकल सिमिलरिटी शो करता है। आर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला है H3BO3, कर्नाइट का फार्मूला है Na2B4O7.4H2O, और बोरेक्स जो है Na2B4O7.10H2O है। बॉक्साइट Al2O3.2H2O, क्रायोलाइट है Na3AlF6, ये NCERT में ही लिखे हैं तो आपको याद करना जरूरी है। एल्यूमिनियम जो होता है मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ पे, एल्यूमिनियम की बात कर रहा है। एटॉमिक रेडियाई BGAL, ठीक है, ये एबनॉर्मेलिटी शो कर रहा है तो याद करना जरूरी है आपको, BGAL आयन TL, ठीक है। आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है BTLGAAL और आयन, यहाँ पे थर्ड वाली की ज़्यादा होगी, सेकेंड फर्स्ट, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर बात करते हैं तो पहले बोरान, फिर पीछे से आगे की तरफ जाएंगे, Al, Ga, आयन, TL, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करेगा। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मेल्टिंग पॉइंट में देखो BAl, TL, आयन, Ga, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में BAl, TL, आयन, Ga पीछे दोनों में रहेगा, तो आपको याद रखना है ये सारे 13th ग्रुप में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। फिजिकल प्रॉपर्टी, बोरान जो होता है नॉन मेटेलिक नेचर होता है, हार्ड ब्लैक कलर सॉलिड होता है, बहुत सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म में शो करता है ये। ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग ए क्रिस्टलाइन लैटिस, बोरान हैज यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अदर मेंबर जो होते हैं सॉफ्ट मेटल होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और हाई कंडक्टिविटी शो करते हैं। गैलियम जो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एग्जिबिट इन लिक्विड, ठीक है, तो गैलियम को याद रखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरान, दिस सम of its first ionization enthalpy is very high. This prevent the to form +3 ion and 4 cis to form. जैसे स्टेबिलिटी +1 और +3 दोनों में, +1 की बढ़ेगी ग्रुप में और +3 की घटेगी ग्रुप में, ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ट्राईवैलेंट स्टेट, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बीइंग कोवैलेंट आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। ट्राईक्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस अंडर in water to form tetrahedral MOH4- sp3 hybridization. Aluminium chloride is acidified aqueous solution formed octahedral, ठीक है। octahedral complex जो होता है AlH2O की 6 sp3d2 hybridization होता है इसमें। बोरेक्स की बात करते हैं Na2B4O7.10H2O होता है। टेट्राहेड्रल यूनिट क्या होती है B4O5OH की होल 4 2-, ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल यूनिट पूछ सकता है आपसे। फार्मूला ये है Na2B4O7.10H2O, टेट्राहेड्रल यूनिट क्या है ये वाली। करेक्ट फार्मूला Na2B4O5OH होल 4.8H2O हो जाएगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पे देखो Na2B4O7.10H2 को हीट करेंगे तो यहाँ पे Na2B4O7 वाटर अलग हो जाएगा, फिर इसके बाद NaBO2 और B2O3 अलग हो जाएगा। आर्थोबोरिक एसिड H3BO3 x = 1 आ जाएगी यहाँ पे,
और Na2B4O7 + 2H2O + 5H2O के साथ HCl + 5H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे 2NaCl और BOH की होल थ्राइस का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोरिक एसिड देखो होता है मोर वीक मोनोबेसिक एसिड होता है, नॉट प्रोटिक एसिड होता है, प्रोटॉन नहीं डोनेट करता है, एक टच लुइस एसिड, ठीक है। और BOH की होल थ्राइस प्लस 2H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये यूनिट बनाएगी BOH की होल 4- और H3O+, ठीक है। H3BO3 इज एसिड बिकॉज एक्सेप्ट OH- फ्रॉम H2O रिलीजिंग प्रोटॉन। B2H6 की अगर बात करते हैं डाइबोरेन, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ये बनाना बांड का फॉर्मेशन किया है BHB, ठीक है। ये बनाना बांड है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। टर्मिनल बांड देखो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ब्रिज बॉन्ड है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है B3N3H6 बोराजीन बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आप लोग काउंट कर लीजिए, पूछ सकता है यहाँ पे बोराजीन। यहाँ पे ग्रुप नंबर 14 की बात करते हैं, कार्बन फैमिली। कार्बन कंटेन ओनली 2 स्टेबल आइसोटोप। वो स्टेबल आइसोटोप कौन कौन से? कार्बन 12 एंड कार्बन 13 होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है कार्बन 14 और इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 57-70, ऐसे याद कर सकते हैं, 57-70 इसकी T½ होती है, ठीक है। रेडियो एक्टिव है ना कार्बन 14, इसीलिए इसकी हाफ लाइफ भी होगी 57-70 ईयर। तो SI जो होता है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट पे, सिलिका के फॉर्म में होता है और सिलिकेट्स के फॉर्म में भी होता है। टिन जो होता है कैसीराइड के फॉर्म में होता है SnO2 और लेड जो होता है गेलेना और PbS के फॉर्म में होता है। SI सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो होता है ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो लिखा है ये सेम होती है बिल्कुल, CSI GE PB एंड SN। ये यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी शो करता है, SN पीछे और PB आगे हो जा रहा है। कार्बन सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम SN एंड PB, इसमें देखो कार्बन और सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल है और जर्मेनियम जो है वो मेटेलॉइड्स है, SN और PB जो है वो मेटल है। PbF4 और SnF4 आयनिक नेचर के होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। PbF4 और SN4 जो है SnF4 वो आयनिक नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आर्डर देखो यहाँ पे क्या होता है, कैप्सिकन से याद कर सकते हैं, CPSI-GSN, ठीक है, इनमें सिमिलरिटी होती है कैप्सिकन से, ठीक है। एबनॉर्मेलिटी है तो इनको याद करना जरूरी है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे PB और SN में एबनॉर्मेलिटी शो करता है और बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम होता है, ऊपर से नीचे घटेगा ग्रुप में। और SiCl6-2 नॉट स्टेबल ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का लार्ज साइज होने की वजह से ये स्टेबल नहीं होता है। केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए स्टेबिलिटी जैसे +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा और ज़्यादा वाले की घटेगी और कम वाले की बढ़ेगी, ठीक है। स्टेबिलिटी जैसे +2 चार्ज में भी है ऑक्सीडेशन स्टेट में और +4 में, तो +4 वाले की ग्रुप में घटेगी और +2 वाले की ग्रुप में बढ़ेगी, तो ये याद रखिए। मतलब कि Pb+2 स्टेबल है ज़्यादा Pb+4 से। नेक्स्ट देखो यहाँ पे Ge+4 ज़्यादा है Ge+2 से और Pb+4 Pb+2 से ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे हमने बताया वो थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, Pb+4 जो है Pb+2 ज़्यादा स्टेबल है, अभी बताया था यहाँ पे। Ge+2 जो है Pb+2 से कम स्टेबल है, तो ये वाले पॉइंट जरूर याद रखिए, MCRT में दिया गया है डायरेक्ट। कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होता है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SN, Pb नहीं शो करता है क्योंकि लार्ज साइज होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, Pb डज नॉट शो कैटिनेशन ड्यू टू लार्ज साइज और मेटेलिक नेचर, तो ये ऑलरेडी हमने बता रखा है ऊपर। नेक्स्ट कार्बन एबल टू शो एलोट्रॉपिक फॉर्म क्यों शो करता है? ड्यू टू कैटिनेशन एंड पी बॉन्डिंग की वजह से जो होता है एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करता है। कार्बन 16 जो होता है 26 मेंबर रिंग होंगी और 12 जो होंगी वो 5 मेंबर रिंग होंगी, डायरेक्ट याद करिए। 20 जो होंगी वो 6 मेंबर रिंग और 12 जो होंगी वो 5 मेंबर रिंग्स होंगी कार्बन 60 में। नेक्स्ट ग्राफाइट की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एलोट्रॉप होता है और डेल्टा H जो होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे BN स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट। नेक्स्ट कार्बन 15 की बात, वो ग्रुप नंबर 15 की बात करते हैं तो ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड्स इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, ठीक है। ग्रुप नंबर 15 में आपको ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड जो है वो अच्छे से पढ़ना है। नाइट्रोजन फास्फोरस AsSbBi, नाइट्रोजन फास्फोरस जो है नॉन मेटल है, AsSb जो है वो मेटेलॉइड्स हैं और Bi जो है वो मेटल है। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन 78% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट प्रेजेंट इन दी अर्थ क्रस्ट, किस फॉर्म में? NaNO3
इसको बोलते हैं चिली साल्ट पीटर। और KNO3 जो होता है इंडियन साल्ट पीटर, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। फास्फोरस जो होता है मिनरल के फॉर्म में होता है और एपेटाइट फैमिली, ठीक है। और एपेटाइट फैमिली का फार्मूला क्या है, Ca9PO4 की होल 6.CaX2। मोस्ट मेन कंपोनेंट ऑफ फास्फोरस इन रॉक इस फॉर्म में, ठीक है। सल्फाइड मिनरल कौन से, AS, SB और BI होते हैं। और फास्फोप्रोटीन किस फॉर्म में होती है, मिल्क और एग जो होता है एग्जाम्पल होता है फास्फोप्रोटीन के, इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिए। फास्फोप्रोटीन के एग्जाम्पल कौन सा है, मिल्क और एग हो जाएंगे। सल्फाइड मिनरल क्या बताया, AS, SB और BI। मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो नाइट्रोजन का कम है फास्फोरस से और AS का ज़्यादा है फास्फोरस से, SB का भी कम है आर्सेनिक से, ठीक है। और BI का कम है SB से। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही लिख लेना है, फिर आपको अरेंज कर लेना है। ये अरेंज हुआ आर्डर है, AS का सबसे ज़्यादा, SB, BI, P और N का सबसे कम है मेल्टिंग। फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक, डाइनाइट्रोजन डाइएटॉमिक और अदर जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल दी एलिमेंट सो एलोट्रॉपिक, नाइट्रोजन जो होता है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म शो नहीं करता है। नेल्सन रीजेंट देखो क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ KiHgCl2 और KOH, तो क्या हो जाएगा K2HgI4। ब्राउन PPT होता है अमोनिया का, ब्राउन PPT ऑफ अमोनिया। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो इसमें 3 फॉर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर -3, +3 और +5। ज़्यादा वाले की घटेगी ग्रुप में, कम वाले की देखो बढ़ेगी, BI की सबसे ज़्यादा ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, और -3 जिसकी है उसमें देखो घटेगी, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पे देखो डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ द नाइट्रस एसिड HNO2 to 3HNO2, HNO3, H2O और 2NO, ठीक है, इसके फॉर्म में जाएगा। यहाँ पे देखो फास्फोरस के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होता है ज़्यादा होता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ड्यू टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। क्लियर, ये लाइन आप लोग पढ़ सकते हैं। फास्फोरस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ड्यू टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज करती है फ्रॉम NH3 से BiH3 व्हिच कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम दियर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नेक्स्ट क्या लिखा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड जो होता है वो इंक्रीज करता है, इसीलिए BiH3 जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अमोनिया जो होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बेसिसिटी का आर्डर देख लीजिए, अमोनिया PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 ये डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की ऑर्डर और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बहुत अच्छे से देख लीजिए, एबनॉर्मेलिटी शो करता है इसीलिए याद करना जरूरी है। अमोनिया का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है और यहाँ पे जो होता है ये सीक्वेंस देखिए, बॉइलिंग पॉइंट में NH3 जो होता है वो बैक साइड में आ जाएगा, PH3, ASH3, NH3, SbH3 और BiH3। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे जैसे सीक्वेंस लिखेंगे यहाँ पे तो अमोनिया AS के बाद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्साइड जैसे E2O3 और E2O5 के टाइप के बनेंगे, जैसे N2O3, N2O5, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए E2O5 की ज़्यादा होती है E2O3 के कंपैरिजन में। हाइलाइट जो होता है EX3 और EX5 टाइप के। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हाइलाइट ड्यू टू द अनअवेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। नाइट्रोजन जो होता है ये पेंटा हाइलाइट का फॉर्मेशन नहीं करता है क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल अनअवेलेबल होता है। पेंटा हाइलाइट आर मोर कोवेलेंट देन ट्राई हाइलाइट, ठीक है। ऑल ट्राई हाइलाइट आर स्टेबल एक्सेप्ट नाइट्रोजन ट्राई हाइलाइट। NF3 इज नोन एज स्टेबल होता है, NF3 जो होता है स्टेबल होता है। देखो जितने भी ट्राई हाइलाइड होते हैं स्टेबल होते हैं केवल और केवल नाइट्रोजन के ट्राई हाइलाइड को छोड़ करके, लेकिन NF3 जो होता है ये ट्राई हाइलाइड ही है, वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो याद रखना है NF3। ऑल ट्राई हाइलाइड आर कोवेलेंट एक्सेप्ट BiF3, क्योंकि BiF3 जो होता है वो आयनिक होता है। तो जो एबनॉर्मेलिटी शो करते हैं वो आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पे अमोनिया के बारे में देखो, NH4Cl की रिएक्शन CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, 2NH3H2O CaCl2 अलग हो जाता है। NH4 की होल ट्वाइस SO4 की रिएक्शन 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, 2NH3 2H2O और Na2SO4 अलग होता है। अमोनियम आयन बेस से रिएक्ट करके अमोनिया रिलीज कर देता है। देखो ये बेस से रिएक्ट करके अमोनिया को रिलीज कर देता है, तो ये याद रखना है आपको की पॉइंट। अमोनियम आयन बेस के साथ रिएक्ट करके अमोनिया रिलीज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे N2+3H2 2NH3, ठीक है। Fe और MO इसमें कैटालिस्ट हैं।
200 एटीएम प्रेशर है और 700 केल्विन टेम्परेचर है। Fe कैटालिस्ट है और MO जो है वो प्रमोटर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अमोनिया इज हाईली स्टेबल इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH आयन। नेक्स्ट देखो, अमोनिया H2A के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोक्सिल एक्वस सॉल्यूशन में। इट फॉर्म अमोनियम साल्ट विद एसिड, जैसे NH4Cl, NH4 की होल ट्वाइज SO4। एज वीक बेस इट प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड ऑफ मैनी मेटल फ्रॉम दियर साल्ट सोल्यूशन, जैसे ZnSO4 NH4OH के साथ रिएक्ट करके व्हाइट PPT देता है ZnOH की होल ट्वाइज, और FeCl3 जो होता है NH4OH के साथ रिएक्ट करके Fe2O3.XH2O ब्राउन PPT देता है। क्लियर? तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, NCERT में दी गई हैं। नेक्स्ट, अमोनिया फॉर्म लिंकेज विद मेटल आयन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फाइंड एप्लीकेशंस इन डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन सच एज Cu2+ और Ag2+। जैसे ब्लू कलर का है यहाँ पे Cu2+ अमोनिया के साथ रिएक्शन करके डीप ब्लू कलर का CuNH3 की होल 4 बना लेता है, और फिर Ag+ जो होता है कलरलेस होता है, वो Cl से रिएक्ट करके AgCl व्हाइट PPT देता है। AgCl व्हाइट PPT होता है, अमोनिया से रिएक्ट करके ये कलरलेस बनाता है AgNH3 की होल ट्वाइज, ये कलरलेस है। क्लियर? और लिक्विड अमोनिया का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे N2O की स्ट्रक्चर है NO और N2O3। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो NO और N2O ये न्यूट्रल है, कलरलेस गैस है। ठीक है। N2O3 ये ब्लू एसिडिक सॉलिड है, NO2 जो है ब्राउन एसिडिक गैस है, और N2O4 कलरलेस एसिडिक सॉलिड लिक्विड है, और N2O5 जो कलरलेस एसिडिक एंड सॉलिड है। तो यहाँ पे ये वाला जरूर याद रखिए, N2O और NO ये न्यूट्रल कलरलेस गैस है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बाई ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है। ये रिएक्शन है NaNO3 + H2SO4 = NaHSO4 + HNO3। रिएक्शन करेंगे यहाँ पे, देखो ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन की ये रिएक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक मोस्ट मेटल एक्सेप्ट Au एंड प्लेटिनम। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ रिएक्शन दी गई हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। कॉपर की रिएक्शन अगर HNO3 डाइल्यूट के साथ कराते हैं तो अमोनिया निकलेगा। ठीक है। और अगर कॉपर की रिएक्शन HNO3 के साथ कंसनट्रेटेड फॉर्म में कराते हैं तो NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। डाइल्यूट वाले से न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, याद रखना क्या, डाइल्यूट अगर है तो न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे ये डाइल्यूट है, NO का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे डाइल्यूट है तो N2O का फॉर्मेशन हो गया। तो याद रखना है, डाइल्यूट से हमेशा न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट के लिए होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ Fe2 टू रिड्यूस, किसमें, NO3- को NO में। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है, नाइट्रेट के लिए। एक बार एग्जाम में पूछा था कि ब्राउन रिंग टेस्ट के बाद जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है आयरन की। तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ब्राउन कलर का। ठीक है, इसमें आयरन की जो वैलेंस वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है, ऐसे याद कर लीजिए आपको। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, जैसे H3PO4 हाइपोफास्फोरस एसिड है, फास्फोनिक एसिड बोलते हैं इसको। और इसमें देखो 1 PO बॉन्ड है, P डबल बॉन्ड O, और 1 POH है, 2 PH बॉन्ड है। आर्थोफास्फोरस एसिड मतलब फास्फोनिक एसिड H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, +3 आएगी। और नेक्स्ट यहाँ पे हाइपोफास्फोरस एसिड H4P2O5 है, इसमें +4 आएगी। ये स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें देखो हाइपोफास्फोरिक एसिड में +4, आर्थोफास्फोरिक एसिड +5, फास्फोरिक एसिड में +5, मेटाफास्फोरिक +5। इक्लोट्राई मेटाफास्फोरिक एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर ये है जो NCERT में बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको ये ऑक्सो एसिड दिए हैं, इनकी स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द एसिड विच कंटेन pH बॉन्ड हैविंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जैसे AgNO3 की रिएक्शन वाटर और H3PO2 के साथ कराते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, Ag में कन्वर्ट कर देगा और HNO3 और H3PO4 बना देगा। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 16 की, तो इसमें कैल्कोजन आएंगे। जैसे हेलोजन आते हैं 17th में, तो 16th वालों को बोल देते हैं चैल्कोजन। ठीक है, +4 वाला जो होगा अस क्रिएट करेगा, और +6 वाला जो ऑक्सीडेशन नंबर अगर होगा उसको इक बोलेंगे। जैसे फास्फोरस
अस आ रहा है तो +4 और +6 वाला इक वाला क्रिएट करता है। ठीक है, अभी बताएंगे आपको। ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल हैं, Fe और Te जो है वो मेटेलॉइड्स हैं, और PO जो है वो टिपिकल मेटल के अंदर आएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, S Se Te PO और O। तो इसको बोल देते हैं सबसे टीपो। देखो सबसे टीपो, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सीक्वेंस याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो O2 जो है O2 माइनस, वो ऑक्साइड है, यहाँ पे X बराबर -2 आएगा। और O2 माइनस क्या है, सुपर ऑक्साइड है, तो यहाँ पे सुपर ऑक्साइड में X बराबर कितना आ जाएगा, -1/2 आएगा। और O2 माइनस जो है वो परऑक्साइड होता है, परऑक्साइड में X बराबर कितना आएगा, -1। तो यहाँ पे नंबर भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और OF2 जो है ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है, ये ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिए, एग्जाम में पूछ चुका है डायरेक्टली। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, देखो कुछ पर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 और सल्फरस एसिड क्या है, H2SO3। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पे वाटर जो होता है H2O पीछे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये H2S वाला ये सीक्वेंस ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, O H2TE H2SE और H2S वाला। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये ऑर्डर हो जाएगा, तो ये आप लोग सीक्वेंस देख सकते हैं। ओजोन की बात करते हैं तो ये बनाएंगे आप लोग स्ट्रक्चर ओजोन की, और इसमें जो बॉन्ड होगा 117 डिग्री होगा। ऑक्सो एसिड जो होते हैं, सल्फर की अब बात कर लेते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है 2, तो हाइपोअस 4 होगा तो अस बोलेंगे, 6 होगा इक, और 6 से ज़्यादा होगा तो पर इक बोलते हैं। ठीक है, जैसे हाइपोफास्फोरस एसिड, ठीक है, तो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, तो इस टाइप से +2 हाइपोअस +4 अस। जैसे यहाँ पे नीचे लिखो स्ट्रक्चर लिखिए सल्फ्यूरस एसिड, तो यहाँ पे वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 नहीं, वो सल्फ्यूरस एसिड है तो अस आ रहा है तो +4 आएगा। यहाँ पे देखो X बराबर X -6 +2, तो X बराबर 4 आया तो सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा, इक आ रहा ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, 6। अगर 6 आएगी तो सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्साइडो सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें देखो इसको मार्शल एसिड भी बोलते हैं, और H2S2O8 इसका होता है फार्मूला। ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ओलियम बोलते हैं, H2S2O7। तो आप लोग इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ग्रुप नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं, इनको हैलोजन बोलते हैं। जैसे 16 को कैल्कोजन बोलते थे और यहाँ पे 17 को बोलते हैं हैलोजन। इसमें देखो वैलेंसी कौन कौन सी हो सकती है, 1, 3, 5, 7। 1 वाला हाइपोस, 2 वाला अस, 5 वाला इक और 7 वाला परिक हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार हम नेमिंग कर सकते हैं। इसमें कौन से, FCl-BrI-80। ठीक है, FCl जो होता है गैसीय फॉर्म में होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और यहाँ पे 80 जो होता है वो रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है। फ्लोडास्पर देखो क्या होता है, CaF2। ठीक है, क्रायोलाइट क्या होता है, Na3Al-F6। और फ्लोरोपेटाइट क्या होता है, 3Ca3PO4 की होल्टाइज CaF2। और कर्नलाइट क्या होता है, कर्नेलाइट KCl-MgCl2 एंड 6CH2। तो ये NCERT में डायरेक्ट लिखा है कंपाउंड, तो याद करना है, फ्लोडास्पर, क्रायोलाइट, फ्लोरोपेटाइट और कर्नेलाइट। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो Cl की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। ClF-Br(I) इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होता है Cl-Br2F2 और I2, ये सीक्वेंस है इसका। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के केस में देखो I-F-Br और HCl। बॉइलिंग पॉइंट में ये जो होता है ना HF, HI, HBr, HCl, ये सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस जो NCERT के अकॉर्डिंग है आपको याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो ऑल हैलोजन आर कलर्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन व्हिच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, F2 जो होता है येलो कलर का होता है, Cl2 ग्रीन येलो कलर का होता है, Br2 रेड, और I2 जो होता है वो वायलेट कलर का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे F2 की रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे, H आयन अलग हो जाएगा और F आयन अलग हो जाएगा, O2 रिप्लेस हो जाएगी। Cl2 और Br2 जो होता है H2O के साथ रिएक्शन करके HX का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, I2 जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है।
क्लियर। और ऑक्साइड की बात करते हैं, OF2 थर्मली स्टेबल ऑक्साइड होता है। क्लोरीन की बात करते हैं तो MnO2 की रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो MnCl2 और Cl2H2O बना लेगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग इनको देख सकते हैं। डेक्कन प्रोसेस के थ्रू देखो कौन सा कैटालिटेड CuCl2 यूज होगा और क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा। HCl + O2 = Cl2 + H2O और कैटालिस्ट क्या है CuCl2, ठीक है, डेक्कन प्रोसेस के थ्रू। अमोनिया देखो एक्सेस में अमोनिया अगर लेंगे, ठीक है, तो N2 रिलीज होगी। एक्सेस में अमोनिया लेंगे तो N2 रिलीज होगी और एक्सेस में क्लोरीन लेंगे तो HCl का फॉर्मेशन होगा। जो एक्सेस में होगा वही बनाएगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो याद कर लीजिए। जो एक्सेस में होगा वही बनाएगा। जैसे अमोनिया एक्सेस में है तो N वाला कंपाउंड बन रहा है, Cl2 एक्सेस में है तो Cl वाला कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन है, आप लोग इनको देखिए। एक चीज़ और यहाँ पे कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH है, ठीक है, तो NaCl NoCl2 और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। और हॉट एंड कंसनट्रेटेड है तो NaCl NaClO3 और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में अच्छे से पढ़ा होगा कि इनकी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। कोल्ड एंड डाइल्यूट में अलग होता है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड में अलग होता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि व्हेन 3 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 इज मिक्स्ड तो एक्वा रीजिया का फॉर्मेशन होता है। क्या 3 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HCl और 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 क्या बनाएगा, एक्वा रीजिया, ठीक है। AU की रिएक्शन कराएंगे तो AU से AuCl4 और NO का फॉर्मेशन होगा। PT से PTCl6 - 2 का फॉर्मेशन होगा और NO बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन अच्छे से देखिए। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड HClO, अस में HClO2 बनेगा, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगी, ठीक है। इक में 5 आएगा तो HClO3 और पर इक में HClO4 होगा और 7 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अब ग्रुप नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखो इनर्ट गैसेस आएंगी, हीलियम, नियान, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, ठीक है। इसमें 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये जो होता है एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है, क्लियर। मेन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इन नेचुरल गैसेस कौन, देखो मेन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इन नेचुरल गैसेस जेनान एंड रेडान रेयरेस्ट एलिमेंट होते हैं। और रेडान जो होता है ऑब्टेन बाय डीके ऑफ रेडियम, ठीक है। ये इक्वेशन लिखी है डीके की। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सीक्वेंस हो जाएगा, हीलियम सबसे पीछे आएगा, क्लियर। तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होती हैं, सॉल्यूबल होती हैं वाटर में, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वीक वंडरवाल्स डिस्पर्सन फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग वंडरवाल्स फोर्स होता है, ठीक है। हीलियम जो होता है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है 4.2 केल्विन। नोबल गैस आर बीइंग मोनो एटॉमिक है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्सेप्ट वीक डिस्पर्सन फोर्स, देयरफॉर लिक्विडिफाई एट वेरी लो टेम्परेचर, इसलिए बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाती हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखो XCF2 जो होता है लीनियर होता है और XCF4 जो होता है स्क्वायर प्लेनर होता है, XCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, XCOF5 जो होता है स्क्वायर पिरामिडल और XCO3 यहाँ पे पिरामिडल हो गया। तो यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर अप कर लिया था, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको सबको एक साथ कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।